हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है भूपट्टी के पदार्थ। देखिए, भूपट्टी जो होती है उसमें कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं। कहते हैं स्थलमंडल के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम भूपटल कहते हैं, यानी ऊपरी वाली भाग अगर जहाँ पर इंसान रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितने पदार्थों से ये बने हुए होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसकी ऊपरी परत सतह पर मनुष्य रहते हैं। कहते हैं जिन पदार्थों में जो है काफ़ी भूपट्टी बनी रहती है, यानी बनी होती है, जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहते हैं। और शैल विभिन्न आकार की हो सकती है। शैल ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और बजरी की समान जो है बिखरी हुई भी हो सकती है। यानी भूपट्टी के विषय में जो हम यहाँ पर जानना कोशिश कर रहे हैं, ये पृथ्वी की पदार्थ के रूप में जो है बहुत सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और जो है बजरी की तरह ये बिखरी हुई भी हो सकती है। शैलों के विभिन्न रंग, भार और कठोरता भी हो सकती है। यानी शैल जो होते हैं कई रंग के हो सकते हैं, उनके कई कोई भी भार हो सकता है, उनकी कोई भी कठोरता दिख सकती है। शैल खनिजों से बने होते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शैल जो होते हैं खनिजों से बने होते हैं, और वे एक या एक से अधिक खनिज का मिश्रण होता है। आप मिट्टी ही ले लो, मिट्टी में कई तरह के जो है धातु तत्व जो है आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए कोई दो राय नहीं है कि वे जो एक या एक से अधिक खनिज मिश्रण के बने होते हैं। और दूसरी ओर खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो रासायनिक तो होगी जनरल सी बात है। अगर बात यहाँ पर हम करें, भूपट्टी 2000 से भी अधिक खनिज से बनी हुई होती है, तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा, क्योंकि यह आपको शायद पहली बार पता लगा होगा कि भूपट्टी जो है 2000 से भी अधिक खनिजों से बने होते हैं। परंतु इनमें से केवल 6 जो होते हैं जिनकी सबसे अधिक अधिकता होती है, यानी सिर्फ 6 खनिज की जो है सबसे अधिक अधिकता होती है। इन्हीं का जो है पृथ्वी के ऊपरी परत के निर्माण में विशेष योगदान होता है। अब देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कोई भी क्लास के आप बच्चे हो, लेकिन आपके लिए अगर सिलेबस में ये है तो बहुत जरूरी रहेगा। तो 6 खनिज कौन से कौन होते हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पैराडॉक्सीन, एम्फिबोल्स, अभ्रक और ओलोबीन। ये 6 जो होते हैं अधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपट्टी पे पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भूपट्टी पे जो है 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 6 का जो है अपना विशेष महत्व रहता है। ग्रेनाइट एक ठोस शैल है, और इसके निर्माणकारी खनिज क्वार्ट्ज और फेल्सपार और अभ्रक है। और इन खनिजों के अनुपातों में विभिन्नता होने से ग्रेफाइट के रंग और उसकी कठोरता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। यानी देखा जाए कि जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आया है कि हेमटाइल्स एक प्रमुख लौह अयस्क है। कभी कभी एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हेमटाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क है हेमटाइल्स, ठीक है, प्रमुख लौह अयस्क है। यह धात्विक खनिज के रूप में है, और अयस्क धात्विक खनिज ही होते हैं जिनमें धातु का निकलना लाभकारी होता है, और सेलों का निर्माण खनिज से ही हुआ है। इसका मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और बहुत ज़रूरी भी है। आगे का टॉपिक जो हमारा होगा सेलों के प्रकार। तो देखते हैं सेलों के प्रकार क्या है। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है शैलों के प्रकार। देखिए, शैलों के प्रकार किसके अंतर्गत है? हम जो यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं भूगर्भ और उनके पदार्थ, तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है शैलों के प्रकार। देखिए, पृथ्वी के अगर पाठ की हम संरचनाओं की बात करें तो इसमें शैलों के प्रकार अगर नहीं जानिएगा तो यह अधूरा रह जाएगा। कहते हैं ये कई क्लासों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे जिस क्लास में अगर बच्चे हैं अगर उनमें शैलों के प्रकार है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण उनके समझ के लिए रहेगा। कहते हैं शैलों में अपने गुण और कणों के आकार उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न आकार की होती है, जैसे जनरली बात है। निर्माण क्रिया की दृष्टि से शैलों की जो है 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान
और रूपांतरित चट्टान। ये तीनों जो है शैलें हैं, जिसको आप अग्नेय शैलें भी कह सकते हो, अपसारी शैलें और रूपांतरित शैलें भी कह सकते हो, या चट्टान के रूप में भी इसको जो है परिभाषित कर सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। अगर हम बात करें पहले की, यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है अग्नेय सेल। देखिए अग्नेय सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अगर बात हम अग्नेय सेल की बात करते हैं तो एग्नियम्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के जो है इग्नेस शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी शब्द का अर्थ ही होता है अग्नि यानी फायर। इससे जो है इन सेलों की उत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है, अर्थात वह शैल जिनकी उत्पत्ति अग्नियों से हुआ है उन्हें अग्नेय शैल कहते हैं। तो देखा जाए तो अग्नेय शैल का जो उत्पत्ति होता है लावा से ही होता है, क्योंकि ये जो है अग्नि से ही बना हुआ होता है। अग्नेय शैल अति तप्त और चट्टानी तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं से बना हुआ होता है और ये ठंडे होकर जो है जमने से बनती है। भूगर्भ के जो है मैग्मा के बनने के निश्चित गहराई की हमें जानकारी अभी नहीं हुई है। यह संभवतः विभिन्न गहराई पर बनता है जो कि 40 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 40 किलोमीटर इसकी निर्धारित की गई है। शैलों के पिघलने से जो है आयतन में वृद्धि होती चली जाती है, जिसके कारण भूपट्टी जो है टूटती है या उसमें दरारें पड़ती है और इस खुले छिद्रों या मुखों के सहारे ऊपर से पड़ने वाले दबाव में काफ़ी कमी आ जाती है और इससे ही मैग्मा जो होती है बाहर निकल जाती है। अगर ऐसा न हो तो ऊपर से पड़ने वाले अत्यधिक दाब मैग्मा को जो है बाहर जाने नहीं देगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसे मैग्मा की बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दबाव जब पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पड़ने वाला अत्यधिक दाब जो होगा मैग्मा को बाहर जाने से नहीं देगा, रोक देगा उसको। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा के रूप में हम जानते हैं, यानी हम उसको लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा जो है भूगर्भ या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो हम इसको अग्नेय शैल के निर्माण कहते हैं, यानी अग्नेय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की आरंभिक भूपट्टी अग्नेय शैलों से बनी हुई होती है। अन्य सभी शैलों का निर्माण जो होता है अग्नेय शैलों से ही की जाती है और इसी कारण अग्नेय शैलों को जो है जनक या मूल शैल भी कहते हैं, यानी सभी जो शैलों का निर्माण होता है तो अग्नेय शैलों से ही होता है। इसलिए कई जगह पर तो इसको जनक भी कहा जाता है या मूल्याधार भी कहा जाता है। भूगर्भ के सबसे ऊपरी जो है 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय शैलों का लगभग 95% है, यानी देखा जाए तो 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय शैलों की जो है लगभग 95% मानी गई है। अग्नेय शैलें सामान्यतः ठोस, भारी और विशालकाय और दावेदार भी होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं निर्माण स्थल के आधार पर अग्नेय शैलों के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो हमारा यहाँ पर आया है हमारे समक्ष वो है बाह्य अग्नेय शैल। देखिए बाह्य अग्नेय शैल क्या होती है। देखा जाए तो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से ये बनती है, यानी बाह्य अग्नेय शैल होती है जो कि पहली हमारा है। ये जो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है और इन शैलों की संरचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी लावा जो होती है, जो आग निकलती है पृथ्वी के धरातल से, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है और लावा के जल ठंडा होने से इसमें छोटे आकार के रवे बने होते हैं। इन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं और ग्रेवो और जो बेसाल्ट बाह्य अग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण है और यह शैलें ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के दक्कन पठार की जो है रेगूर अथवा काली मिट्टी लावा से बनी हुई होती है, यानी अगर आप रेगूर के बारे में जानते हो और काली मिट्टी के बारे में जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होती है लावा अग्नेय शैलों से ही बनी होती है, बाह्य शैलों का कारण इसका निर्माण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंतरिक अग्नेय शैलें की संरचना मैग्मा के जो है धरातल के नीचे जमने से होती है, यानी आंतरिक अग्नेय शैल जो होती है मैग्मा के धरातल के नीचे, जमीन से नीचे जो है जमने के कारण होती है और धरातल के नीचे जो है मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी इसका जो प्रोसीजर है धीरे धीरे ठंडा होना, जबकि बाहरी अग्नेय शैल जो होती है डायरेक्ट ठंडा हो जाती है। अंत इन शैलों में जो है बड़ा आकार के रवे बन जाते हैं। अधिक गहराई में पाई जाने वाले आंतरिक शैलों को जो है पतालीय अग्नेय शैल भी कहते हैं, यानी दूसरा इसका नाम जो है पतालीय अग्नेय शैल कहते हैं। अगर जो ग्रेनाइट और जो है डेलराइट आंतरिक अग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण हैं। हमने जब पृथ्वी के कोर सेक्शन का जो वर्णन देखा था तो उसमें ग्रेनाइट और डेलराइट जो है आंतरिक क्षेत्रों में ही पाया गया था। दक्कन पठार के हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट शैलों के विस्तृत जो है भूखंड देखा जा सकता है और आंतरिक जो है अग्नेय शैलों की आकृति कई आकार की होती है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है
वो है अग्नेय शैल की। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मैग्मा होती है नीचे होती है और मैग्मा जो है किस प्रकार जो है बाहर निकल के बाहरी अग्नेय शैल का निर्माण करती है, और शील होती है आंतरिक अग्नेय शैल का जो है निर्माण कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये साधारण अगर आपको लगे डायग्राम साधारण नहीं दिखेगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यदि हम इस चित्र का अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भूपट्टी में मैग्मा के ठंडा होने पर विभिन्न आकृतियों में अग्नेय शैल बनती है, और ये आकृतियां शैलों में प्राप्त स्थान तथा मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती है। बैथोलिथ, सील और जो है डाइग इसके कई उदाहरण हैं। कहते हैं बैथोलिथ बड़े आंतरिक अग्नेय चट्टानी पिंड है और इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक होता है, और ये विश्व के बड़े पर्वत समूहों को जो है स्थूल कोड होते हैं। लाखों वर्षों के अपरदन के कारण कभी कभी इनकी जो है असामान्य गुंबदनुमा छत जो है धरातल पर दिखाई देने लगती है। कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतरण सतहों के रूप में जमने के स्वरूप को भी सील कहते हैं। यानी देखा जाए तो पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतर तहों के रूप में जमने के रूप को भी सील कहते हैं। डायक शैलों के बीच मैग्मा का जो है लंबवत जमाव होता है और इसकी लंबाई कुछ तक मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक और चौड़ाई कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसकी लंबाई कुछ 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर, चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। रासायनिक गुणों के आधार पर जो अग्नेय शैलों के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो होते हैं अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय शैल। यानी अम्लीय और क्षारीय शैल के रूप में इसको जो है प्रभावित किया जा सकता है। ये क्रमशः अम्लीय और क्षारीय लावा के जमने से बनती है। अम्लीय अग्नेय शैलों की जो है सिलिका की मात्रा जो है 65% होती है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है अम्लीय अग्नेय शैलों में सिलिका की जो मात्रा होती है 65% होती है, और इसका रंग बहुत ही हल्का होता है और ये कठोर मजबूत शैल होते हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार की शैल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी अम्लीय अग्नेय शैल की जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, जो कि काफ़ी सिलिका जो होती है 65% के रूप में होती है। क्षारीय अग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा जो है अम्लीय शैल से बहुत कम पाई जाती है, और इसमें सिलिका की मात्रा जो है 55% से कम होती है। यानी 55 से देखा जाए तो कम ही होती है। शैली जो ऐसी शैलियों में लोहों की जो है मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इसका रंग गहरा और काला होता है, और इस पर जो है ऋतु अपक्षय का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रेबो, वेस्लाट और डोलोराइट क्षारीय शैलों के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस बॉक्स में बहुत सी बातें जो है आपके समझ के लिए ज़रूरी है। कहते हैं अग्नेय शैल तप्त द्रवित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं अथवा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी जो मैग्मा होता है वो काफ़ी गर्म होती है, लेकिन फिर भी ये ठंडा होने के बाद जो लावा ठंडा होती है तो अग्नेय शैल की तप्त द्रवित पदार्थ मैग्मा के रूप में होता है, और लावा को ठंडा होकर जमने से ये बनती है। बाहरी अग्नेय शैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी बाहरी अग्नेय शैल के धरातल पर लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है, और इसमें जो है बेसलॉट और ग्रेबो इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक अग्नेय शैल धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से बनती है, और ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अवसादी शैल है। देखिए अवसादी चट्टानों में क्या खासियत होती है। इन शैलों की संरचना जो है अवसादी के निरंतर जमाव से ही होती है, और यह अवसाद किसी भी जो है पर्वतीय शैल, अग्नेय और रूपांतरित और या अवसादी शैलों के जो है अपरदित मलबा हो सकता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होती है, और इसलिए इन शैलों को जो है परतदार शैल भी कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो अवसादी शैलों का जो होता है धीरे धीरे जमाव होती है, यानी एक परत बाई परत चढ़ती रहती है, इसलिए इसको परतदार शैल भी कहते हैं। और इन शैलों की जो मोटाई है कुछ मिमी से लेकर कई मीटर तक भी हो सकती है। यानी mm से लेके जो है मीटर तक भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस शैलों की परतों के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं। यानी देखा जाए तो इस परत में काफ़ी जीवाश्म मिलते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, जो लाखों साल पहले जीव जंतु मर गए थे, विघटित हो गए थे, तो इससे जीवाश्म बन गए थे। जीवाश्म जो है प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों के अवशेष के रूप में होते हैं, और यह अवशेष अवसादी शैलों की परतों में दबकर भार बढ़ने के कारण जो है ठोस रूप धारण कर लेती है। धरातल पर अधिकतर जो है अवसादी शैलों का विस्तार मिलती है, परंतु ये शैलें कम गहराई तक ही मिल पाती है। शैलों से पहले अनेकों कण टूटते हैं, और फिर उन टूटे कणों के परिवहन के कारक बहता जल, समुद्री लहरें और हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
जब परिवहन के कारकों में इन कणों को ढोने की शक्ति में कमी आ जाती है तो ये समुद्री, झील या नदी के शांत जल में अथवा अनंत उपयुक्त स्थानों पर जमा हो जाता है। ढोकर लाए गए सेलों के कणों किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को ही अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। यानी कहीं इकट्ठा हो जाने की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। अवसादी सेलों का नाम जो है अवसाद ढोने वाली कारकों और उनके जमाव स्थलों के संदर्भ में रखा गया है, जैसे कि नदीकृत शैल, झील सरोवर शैल, समुद्री समकृत शैल और मरुस्थल पवनकृत शैल। हिमानी जो है हिमकृत शैल आदि इसके अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। अवसादी प्राय जो है बारीक कणों से निर्मित मुलायम परत होती है। यानी अवसाद का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये बहुत ही मुलायम परत होती है। आरंभ में ये बालू मिट्टी के रूप में होती है और कालांतर में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण जो है संयुक्त रूप धारण कर ठोस बन जाती है। यानी पहले बालू के रूप में होती है, यानी रेत जैसी होती है, लेकिन बाद में जो होता है ये काफ़ी ठोस बन जाती है और अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। आरंभ में अवसादी शैलों का जो है जमाव क्षैतिज रूप में होती है, बाद में चलकर ये भूपट्टी में हुए हलचलों के कारण जो है झुकाव पैदा हो जाती है। बलुआ पत्थर शैल और चूना पत्थर और जो डोलोमाइट्स अवसादी शैल के कुछ एग्जाम्पल है। यानी बलुआ पत्थर शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट अवसादी शैलों के कुछ एग्जाम्पल हैं। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता जल, पवन और हिमानी अवसादों से अलग अलग आकारों में बांटते रहते हैं। विभिन्न आकार के अवसाद जो अनुकूल परिस्थिति पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कंग्लोमेरेट इस प्रकार के अवसादी शैलों का एक उदाहरण है और इस प्रकार की प्रक्रिया से बनी शैलों की भौतिक अवसादी शैल भी कहते हैं। पेड़ पौधे अथवा जानवरों से प्राप्त जैवीय पदार्थ को विकिरण से बनी अवसादी शैलें जैविक मूल की शैल होती है। कोयला और चूना पत्थर जैविक मूल्य की अवसादी शैलों के अंतर्गत ही आता है। अवसादों की संरचना जो है रासायनिक प्रक्रिया से भी संभव है। जल अपनी घुलन प्रक्रिया के द्वारा सेलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा कर जाते हैं और यही अवसाद जो है कालांतर में शैल बन जाता है। जैसे सेंग, नमक, जिप्सम, सोडा आदि सब इसी प्रकार के शैलों की कुछ एग्जाम्पल हैं। कहते हैं संसार के जो विशालकाय बलित पर्वत जैसे हिमालय, एंडीज आदि की रचना शैले से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं विशालकाय बलित पर्वत जैसे हिमालय और एडीज जो है शैल चट्टानों से ही निर्मित हुए हैं। संसार के सभी जलोढ़ निक्षेप से अवसादों की आकृति के रूप में है। अंत सभी नदियां जो है द्रोणीय विशेषकर उनके पदार्थ और डेल्टा अवसादों के जमाव से बनते हैं। इनमें से जो है सिंधी गंगा मैदान और जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे उत्तम उदाहरण में से एक माना जा सकता है। कहते हैं अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यही आता है कि अवसादी शैलों की रचना जो है अवसादों के एक से ऊपर एक जमाव होने के परिवर्तन स्वरूप हुआ है और इन शैलों में परतें होती ही है। अंत इन परतदार भी कहते हैं। यानी अवसादी शैलों की रचना अवसादों के एक से ऊपर एक जमाव होने के परिणाम स्वरूप होती है और इन शैलों में जो है परतें होती है। अंततः इन्हें परतदार शैली भी कहते हैं। जीवाश्म में जो है प्रागैतिहासिक काल के पेड़ पौधे अथवा पशुओं के अवशेष है जो अवसादी शैलियों की परतों के बीच में दबकर ठोस रूप धारण कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं अंतिम जो है चट्टान यानी शैल की, जिसमें रूपांतरित और कालांतरित शैल के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं पर्वतीय जो है प्रदेशों में अधिकांश शैलों में परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं और ये सभी शैलें जो कालांतर में रूपांतरित भी हो जाती है। अवसादी अथवा आग्नेय शैलों पर अधिक ताप से या दाब पड़ने के कारण रूपांतरित शैल बनती है। उच्च दाब जो है पूर्ववर्तीय शैलों के रंग, कठोरता, गठन तथा खनिज संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ शैलों की गर्म द्रव्य मैग्मा के संपर्क में आते हैं वहाँ उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है रूपांतरण और या कायांतरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बनी शैलों के रूपांतरण शैल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस परिवर्तन प्रक्रिया को रूपांतरण और कायांतरण कहते हैं। किसकी रूपांतरण की? जहाँ शैल गर्म द्रवित मैग्मा के संपर्क में आती है और उनके साथ चाहे परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को हम जो है रूपांतरित शैल कहते हैं। भूपट्टी में मौजूद अत्यधिक जो है उष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय शैलों की खनिज में जब रबों का जो है पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे हम तापीय रूपांतरण अथवा स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। जब द्रव मैग्मा अथवा लावा शैलों के संपर्क में आता है तो शैलों के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है और इसी प्रकार भारी दबाव के कारण शैलों में परिवर्तन देखने को मिलता है।
दबाव के कारण हुए परिवर्तन को गणितीय और प्रादेशिक रूपांतरण भी कहते हैं। यानी दबाव के कारण हुए परिवर्तन को हम गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। स्लेट, नीस, शिस्ट और संगमरमर और हीरा रूपांतर शैलों के कुछ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। रूपांतर शैल अपनी मूल शैली से जो है अधिक कठोर एवं मजबूत होती है, जो कि तालिका में भी हमने देखा था। कैसे रूपांतर शैलों और उनकी शैलों को उदाहरण दिए हुए हैं, और इस तालिका के अध्ययन से हम सब कुछ जान सकेंगे कि कौन से शैल जो है किस प्रकार से है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक शैल और इसकी रूपांतर शैलों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। इसमें जो है चूना पत्थर शैलों के नाम है और शैलों के प्रकार और बनने वाली रूपांतर शैल। देखिए चूना पत्थर जो है अपसारी शैल से जो प्रकार है, और ये संगमरमर जो है बनते हैं इसमें। जो डोलोमाइट्स की बात करें तो अपसारी शैल है और संगमरमर ही इसमें जो रूपांतरित होती है। बलुआ पत्थर जो है अपसादी शैल है और इसमें क्वार्टजाइट बनते हैं। शैल अपसादी शैल और इसमें स्लेट के रूप में कन्वर्ट होती है। उसके पश्चात स्लेट रूपांतरण शैल होती है, जो कि फाइलिट्स के रूप में रूपांतरण होता है, और कोयला जो होती है अपसादी शैल होता है, जो कि हीरा के रूप में कन्वर्ट होता है। बात करें हम ग्रेनाइट की तो ये अग्नि शैल में कन्वर्ट होता है और इसे नीश होती है। इसमें फाइलिट्स जो होती है रूपांतरण शैल होता है, जिसमें हम शिस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। संसार में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण शैल पाई जाती है। भारत में संगमरमर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में मिलता है। हिमालय प्रदेश के कांगड़ा और कुमायूं क्षेत्र में विभिन्न रंगों के जो है स्लेट मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। यदि बात यहाँ पर हम करें कुछ फैक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें जो है शॉर्ट पॉइंट के रूप में क्या हो सकता है, तो यही बात होती है कि रूपांतरण शैल की संरचना अपसादी, अग्नि और पूर्ववर्ती रूपांतरित शैलों पर जो है भारी दाब और जो है ताप के प्रभाव के कारण होता है। तापीय रूपांतर वह प्रक्रिया है जिसमें भारी ताप के कारण शैलों में परिवर्तन हो जाता है, और गणितीय रूपांतर शैल का वह बदला स्वरूप है जो पृथ्वी की हलचलों के समय भारी दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो ये तीनों फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है बात की जो शैलों का आर्थिक महत्व, यानी जो हमारा रॉक होती है यानी चट्टानें होती है, उसका हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या है। दोस्तों ये आपको जान के हैरानी होगी कि कहते हैं हमारा घर से लेकर जहाँ तक भी आप इस्तेमाल कुछ भी करते हो सब इन्हीं पत्थरों से बने होते हैं। और आजकल तो आपको पता भी है कि मार्बल का जो लोगों पे क्रेज चल रखा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और रॉक की इतनी महत्वपूर्ण जो है आर्थिक इम्पोर्टेंस है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि आज कल इतने कुछ बन रहे हैं, इतने कुछ हो रहे हैं, सब मार्बल से ही बन रहे हैं, और लोग इसको जो है काफ़ी पसंद भी करते हैं। इवन कि अगर आप ज्वेलरी यूज़ करते हो, गहने यूज़ करते हो, डायमंड, सब इन सब चीज़ों में जो है रॉक का इस्तेमाल होती है। तो कई पर्पज़ से जो है रॉक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये आर्थिक तौर पे भी आजकल जो है लाखों के जो करोड़ों की जो होती है लेन देन वो रॉक के रिगार्डिंग ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए रॉक कितने इम्पोर्टेंट है, यानी ये जो शैलें रहते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको बनना भी एक दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आने वाले समय में भी हम इसका चर्चा करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि शैलों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है। कहते हैं मनुष्य पृथ्वी तल पर विविध क्रियाकलाप लंबे समय से कर रहा है, यानी अगर हम मानव की हिस्ट्री देखें तो कहते हैं 5000 साल पुराना है, उससे भी पुराना हो सकता है। ये तो हम जर्नली है कुछ ग्रंथ के रिगार्डिंग बता देते हैं कि 5000 साल पुराना है, लेकिन अगर देखा जाए तो मानव इतिहास बहुत ही पुराना है, और समय और तकनीकी विकास के साथ वह शैलों और खनिजों का विविध उपयोग भी कर रहा है, और ये ज़रूरी भी है। आपको जो ये जितने पत्थर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, अगर आपको याद होगा तो पहले के समय में जो आदि मानव लोग हुआ करते थे आपस में पत्थर के टकरा के जो है आग उत्पन्न किया करते थे। तो आप समझ सकते हो कि पत्थर का उपयोग उस समय कितना रहा होगा, और इवन कि हथियार के तौर पे भी यूज़ करते थे, पत्थरों का भी उपयोग किया जाता है। और अगर आप आधुनिक समय की बात करोगे तो आजकल अगर दंगा फसाद होता है तो लोग पत्थर उठा के एक दूसरे को मारते हैं, तो आप समझ सकते हो कि इसका यूज़ कितना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ आती है कि समय और तकनीकी विकास के साथ वह शैलों और खनिजों का विविध उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता गया है वैसे वैसे मनुष्य की जो है सुख सुविधाओं के लिए शैलों और खनिजों की उपयोगिता भी बढ़ती गई है। शैलों के महत्व के संबंध में संक्षिप्त जानकारी हमें कुछ यहाँ प्राप्त है जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट बात क्या है। सबसे पहले हम मृदा यानी मिट्टी। देखिए कहते हैं रॉक चट्टान
आपको अगर फॉर्मेशन ऑफ सोयल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे होता है। इसके बारे में जो है हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, जो कि रहेगा कि सोयल की फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा बात मैं यहाँ बता ही दूंगा कि सोयल देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और पत्थर जो होते हैं चटक चटक के जो टुकड़े होते हैं उससे जो है मिट्टियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मृदा के रूप में अगर हम देखें तो पत्थरों का कितना उपयोग हो सकता है, तो कहते हैं मृदा सेलों से प्राप्त होती है, और मृदा से जो है मानव के लिए भोजन भी मिलता है, और इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों में उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। आप सोचिएगा कि मिट्टी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी से ही सब कुछ हमें प्राप्त होती है। आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो, करते हो, वो सारे जो है मिट्टी में ही उपजती है, और ये मिट्टी जो होती है बड़े बड़े पत्थरों के टूटे हुए ही पार्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हो इसमें कितने मिनरल्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, जो आपको शायद पहले इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। तभी तो कहता हूँ अगर आप समझिएगा तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको प्राप्त भी होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है इम्पोर्टेंट में है भवन निर्माणकारी सामग्री। देखिए भवन निर्माणकारी सामग्री, अब सोचिएगा कि भवन निर्माणकारी सामग्री जिसके बारे में पहले मैंने बता दिया था कि बड़े शैलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे के सारे जो होते हैं भवन निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। शैलों के सभी प्रकार के भवनों की सामग्री एकत्र भी होता है। ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और स्लेट आदि का जो है मकान बनाने में भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल पता भी होगा, याद भी होगा कि ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी, और दिल्ली का जो लाल किला होगा वो जो होगा लाल पत्थर बलुआई पत्थर से, लाल बलुआई पत्थर से बनाई गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय बड़े बड़े जो हमारे समक्ष था, जो ग्रेनाइट थी यानी संगमरमर थी, तो उसका जो है ताजमहल बनाने के लिए उपयोग किया गया था। और आज भी जो है ताजमहल उसी प्रकार चमक रही है जैसे पहले के समय में चमकती थी। बेशकली आज हम कुछ गंदगी फैला के इसको गंदा कर दिए हैं, जिसका जो है भविष्य में इसका देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इसी के निर्माण में जो है बहुत सारे पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो सबसे बड़ा हमारे समक्ष साक्ष्य के रूप में है। दिल्ली और आगरा के लाल किला के तथा बलुआ पत्थर से बने, और भारत विदेश में भी स्लेट का उपयोग छतों के निर्माण में किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से विदेशों में भी और भारत में भी स्लेटों का निर्माण जो है प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष खनिज के स्रोत के रूप में देखिए ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि आखिर पत्थरों का उपयोग जो खनिज के स्रोत के रूप में कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है संभव। आपको पता होना चाहिए कि खनिज आधुनिक सभ्यताओं की आधारशिला है। आधुनिकता में हम तो चले गए हैं, लेकिन आधुनिकता में जो है खनिजों का बहुत ही बड़ा अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं धात्विक खनिजों में जो है मूल्यवान सोना, प्लेटिनियम, चांदी, तांबा से लेकर एल्युमिनियम और लोहा भी मिलता है, और ये धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं पत्थर में ही आपको जो है मूल्यवान सोना हो, प्लेटिनियम हो, चांदी हो, तांबा हो, इन सभी चीज़ों का जो है खनिज जितने भी होते हैं सबके सब शैलों में ही निर्माण होते हैं, और ये हमारे लिए जो है खजाना के रूप में होता है। तो शैलों का जो है पत्थरों का, स्टोनों का इतना अधिक उपयोग शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। अगला बात अगर हम देखें तो कच्चा माल के रूप में कहते हैं कई शैलों और खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। सीमेंट उद्योग, चूना भट्टी में कई प्रकार के शैलों और खनिजों का उपयोग तैयार माल प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ग्रेनाइट का उपयोग सुरमा और पेंसिल निर्माण उद्योगों में किया जा रहा है। देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कि जितने भी घरों का निर्माण होता है उसमें सीमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और सीमेंट का उपयोग जो है निर्माण भी मिट्टियों से ही होती है, यानी स्टोन से ही होती है, चट्टानों से ही होती है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर आप एक पेंसिल भी यूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी जो होता है ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट जो होता है देखा स्टोन ही की तरह होता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट जो है पेंसिलों में जो उपयोग होती है, या सुरमा है, सभी का जो उपयोग है, इसका जो मेन उद्भव स्थान है वो पत्थर ही है, यानी रॉक ही है। शैलों से ही इसका निर्माण होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर आगे हम बात करें मूल्यवान पत्थर, यानी विभिन्न प्रकार की जो है रूपांतरित अथवा आग्नेय शैलों से प्राप्त होते हैं। हीरा बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, और इसका उपयोग जो है जवाहरात बनाने में होता है, और ये एक रूपांतरित शैली है। शैल है, एक रूपांतरित शैली के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार दूसरे मूल्यवान पत्थर जैसे पन्ना हो गया, नीलम हो गया, आदि भी विभिन्न प्रकार के शैलों से ही प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको हम हीरा कहते हैं, जो बहुत ही मूल्यवान पत्थर के रूप में होता है,
और देखिए इस पत्थर का कितना कीमत होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि भारत जो कैन्यूर हीरा था वो अभी इंग्लैंड के पास है, और इसी के लिए भारत जाना भी जाता था। लेकिन बेशकली अभी जो है अंग्रेजों ने अपने चाल चल के जो है अपने देशों में संरक्षित कर लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी वो दोबारा आ जाए, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो कि इतने मूल्यवान जो है पत्थर ही होते हैं, तो पत्थर कितना इंपॉर्टेंट माना जा सकता है ये आप समझ सकते हो। और इसका जो है मुख्य धारा जो होती है जहाँ से प्राप्त होती है वो रूपांतरित शैलों से होते हैं, यानी जो रूपांतरित शैल होते हैं, रूपांतरित चट्टान होते हैं, उससे जो है हीरा प्राप्त होती है। और साथ में जो है हीरा प्राप्त के साथ वो वहाँ पर पन्ना भी आपको मिलेगा, नीलम भी मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं रूपांतरित शैलों से ही हमें प्राप्त होती है, ठीक है, या आग्नेय शैलों से, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत उच्च तापमान पर जो है इसका निर्माण होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि कोयला एक खनिज होता है जो कि पत्थर के रूप में होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है सोने का भी निर्माण होता है और वहाँ पर आप हीरो का भी निर्माण होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तब इन चीज़ों का निर्माण होता है, और इनके निर्माण में लाखों साल लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ इम्पोर्टेंट है हमारा भौगोलिक के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ईंधन के रूप में। आप कंफ्यूज हो जाओगे ईंधन के रूप में, जैसे मैंने अभी बात किया कि कोयला, देखिए कोयला भी जो है हमारा एक पत्थर का ही रूप होता है। अगर आपने कोयला देखा होगा तो बहुत कठोर होता है और इसको हथौड़े से तोड़ के जो है हम अग्नि के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो है एक तरह का पत्थर ही होता है, एक तरह का शैली होती है। यानी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है, परंतु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के शैलों से ही मिलती है। आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे मिलते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर के नीचे जो है बहुत साल पहले जीव जंतु मर गए थे, सड़ गए थे, दब गए थे, और इनका रूपांतरण जो होता था जो है पेट्रोलियम के रूप में हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और इस तरह से जो है उन्हीं चट्टानों में जो है इनका रिसाव हुआ, और ये अब जाके जो है हम, क्योंकि हम साइंस के ज़माने में रह रहे हैं, साइंस आज बहुत तरक्की कर गया है, तो साइंस जो है इन चीज़ों को खोज बहुत आसानी से कर लेता है। और इसका उपयोग तो आप जानते ही होंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का इतना उपयोग हो गया है, कहते हैं इसके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रॉक हो सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है उर्वरक। अब देखिए जैसे कि हमने पहला पॉइंट में यही बात किया था कि उर्वरक के रूप में, यानी मिट्टी में जो होते हैं पत्थरों से ही बने होते हैं मिट्टी, हमने विचार किया था, हमने चर्चा भी किया था। तो इसका उर्वरक में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? देखिए उर्वरक भी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। फास्फेट उर्वरक फेरेनाइट नामक खनिज से मिलता है। देखिए फास्फेट बहुत यूजफुल होता है पर प्लांट के लिए। अब कहते हैं इन प्लांट्स के लिए जो उर्वरक होती है वो फास्फोराइट नामक खनिज से हमें प्राप्त होती है, यानी एक पत्थर होता है उससे हमें फास्फेट नामक उर्वरक प्राप्त होती है। संसार कुछ भागों में फास्फोराइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए जो है हर क्षेत्र में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक मात्रा में होता है, तो इस कारण से इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम बात यहाँ पर करें एक फैक्ट की, तो ये बात साफ यहाँ पर हो चुका है कि शैल और खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सभी प्रकार की धातु और मूल्यवान पत्थर और उद्योग के माल और ईंधन के स्रोत के रूप में होते हैं, ठीक है। तो आप अब ये नहीं कहिएगा कि हमें पता नहीं है कि रॉक का कितना इकोनॉमिकल वैल्यू है। मैंने हर एक बात जो है बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट ये रहता है, पहला तो ये होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का आपने हेल्प करना है। और दूसरी बात ये था कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में रहेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त रहेगा। देखिए अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, सोचिएगा कि मैं यूट्यूब से रिसर्च करके जो है तिरपान स्टडी सेंटर का वीडियो प्राप्त कर लूँगा, तो शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक रिसर्च करोगे तो तिरपान स्टडी सेंटर का नहीं आएगा। बेशकली वो होगा भी, फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो वो आएगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन आपको तो मेरी बातें समझ में जल्दी आ रही है, तो आपको मेरा वीडियो चाहिए, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा,
आपका होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पे जो है सारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है एक लाइन से ही सभी वीडियो को बनाया जा रहा है, तो आपको प्राप्त करना ढूंढना भी बड़े आसान हो जाएगा।